हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर होने वाला है ज्योग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर, जो कि है ना भौतिक प्रदेश होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होता है। राजस्थान जीके के अंदर क्या आता है? भौतिक प्रदेश। तो पहले मैं बता देता हूँ ये नोट्स वोट्स के बारे में। ये नोट्स है जो मदन सर के प्लेटफॉर्म से ले रहा हूँ मैं, जो कि माइंड मैप है। और मैं देखो प्रमोट भी कर देता हूँ, क्योंकि सर के नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखो, तुम चाहो तो लेक्चर्स के लिए मदन सर के नोट मतलब माइंड मैप से तुम जुड़ सकते हो। वैसे मैं देखो प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। वैसे अब देखो, सर के नोट्स में ले रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए फ्री में। तो देखो सर को क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो माइंड मैप को भी। माइंड मैप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, और तो देखो 100 बात की एक बात, देखो मैं जैसे है ना 35 दिन के अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट करा रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, अब अगले फिर 50 दिन आएंगे ना, उसके अंदर मैं 7 से लेके 8 बार रिवीजन राजस्थान जीके का करा दूंगा मैं 50 दिन के अंदर। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे कराऊंगा? वो मेरे पे डिपेंड है सब कुछ, मैं कैसे कराऊंगा। आपको बस पढ़ने से मतलब है। ठीक है, कंटेंट कहाँ से भी आए आपको उसी से मतलब नहीं है। बस आपको पढ़ने से मतलब है। और देखो, मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कराऊं। ठीक है, इसलिए मैं 7 से लेके 8 बार है ना यूट्यूब पर, ये पहले 35 दिन में है ना एक बार सिलेबस कराऊंगा अच्छे से, धीरे धीरे आराम से सिलेबस करा दूंगा। 35 दिन भी वैसे देखी जाए तो बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं ना, इसलिए ना 35 दिन में पहले सिलेबस करिए, उसके बाद 7 से लेके 8 बार 50 दिन के अंदर रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा एम लेके चल रहा हूँ अभी, ये लक्ष्य है अपना। ठीक है, और देखो नोट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, नोट्स के मत बनाना, नोट्स में समय खराब मत करो। डायरेक्ट लेक्चर देखो और है ना रोक रोक के याद कर लो। या तो तुम्हारे पास टाइम है तो नोट्स बना लो, नहीं तो देखो मैं तो प्रोवाइड नहीं करा सकता नोट्स। देखो ये इसकी मेरी मजबूरी है, थोड़ी समझो, क्योंकि जो मदन सर के प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ा रहा हूँ ये फिर मैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। लेक्चर 1 सर ने देखो, ये भौतिक प्रदेश है ना, इसको 9 भागों में बांटा है, मतलब 9 लेक्चर लिए थे। अब मैं इसको क्या करूंगा कि 3 लेक्चर एक ही क्लास के अंदर कराऊंगा मैं। ठीक है, आज अपन 3 लेक्चर पढ़ेंगे मदन सर के। ये पार्ट 1 देख रहे हो आप, ये माउस से देख लो। ये तो पार्ट 1 होने वाला है। वो पार्ट 2 भी होने वाला है इसके अंदर, और पार्ट 3 भी मैं करा दूंगा आज के लेक्चर के अंदर ही। और देखो पहले मैं पार्ट 1 हर एक स्लाइड का जैसे एक स्लाइड होगी उसका रिवीजन करा दूंगा। जैसे ही पार्ट 1 का लेक्चर कंप्लीट होगा उसका रिवीजन करा दूंगा। फिर पार्ट 2 को भी ऐसे ही रिवीजन करेंगे, फिर पार्ट 3 को भी ऐसे ही रिवीजन करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, तीनों पार्ट हो जाएंगे ना अपने, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों हो जाएंगे ना, फिर एक साथ तीनों पार्ट का रिवीजन करा दूंगा मैं एक ही क्लास के अंदर। 1 घंटे के आसपास क्लास रखने वाला हूँ मैं ये। ठीक है, 1 घंटे के आसपास होगी क्लास आज की। तो शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, आज के लेक्चर में 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर 3 लेक्चर। ठीक है, ऐसे ही 35 दिन के अंदर कितने लेक्चर हो जाएंगे अपने? 30 90 90 लेक्चर और 15 105 एक लेक्चर, और इतनी होती है राजस्थान जी के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं आज अपन, जो कि इसको विभाजन या स्वरूप ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज अपन? राजस्थान का भौतिक प्रदेश का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि मदन सर के नोट्स द्वारा है सब कुछ। देखो ये देखो राजस्थान का मदन सर लेके आए थे क्लास के अंदर, ये राजस्थान का मैप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। राजस्थान की भौतिक प्रदेश 4 प्रकार में बांटा गया है इसको। सबसे पहला आता है मरुस्थल, दूसरा आता है अरावली, तीसरा आता है पूर्वी मैदान, और चौथा आता है पठारी मैदान। ठीक है, देखो मरुस्थल के बारे में बात करते हैं, जो कि 33 सागर के अवशेष मिलते हैं इसके अंदर। अरावली के बारे में बात करें, जो कि गोंडवाना लैंड के भाग इस पे मिलते हैं। और पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो यहाँ पे 33 सागर के अवशेष मिलते हैं। चौथी बात करें जो कि पठारी प्रदेश है, जो कि गोंडवाना प्रदेश के गोंडवाना लैंड के भी अवशेष यहाँ पे मिलते हैं अपन को। ठीक है, तो अपन ने फोकस करना है। अब देखो रिवीजन ले लो स्लाइड का, ये पढ़ा दिया मैंने। अब ढंग से सुनो, देखो ये तो मैं रीड ही करा था, पढ़ाना इसे नहीं कहते। ध्यान से सुनो, देखो ये मैप देख रहे हो आप? ये जो है ना गोला वाला दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, माउस को ध्यान से दो। माउस को ध्यान से देखो है ना, ये माउस जहाँ पे जा रहा है ये क्या है? अपना मरुस्थल आ गया। यहाँ पे क्या आता है? अपना रेगिस्तान आ जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सर ने मतलब रेक्टेंगल टाइप में बना रखा है ये। ये आती है यहाँ पर अरावली अपनी। ठीक है, अब अपन और आगे चलते हैं तो ये आ जाता है अपना पूर्वी भाग। पूर्वी भाग है। ठीक है, अब थोड़ा फिर नीचे चलते हैं, नीचे वाले गोले में तो ये आता है अपना पठारी भाग। ठीक है, पठारी प्रदेश आते हैं जिनको अपन दक्षिणी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, मरुस्थल आ जाता है यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला गोला है। अरावली आ जाती है इस रेक्टेंगल में, और यहाँ पे आ जाता है पूर्वी मैदान, और नीचे आता है दक्षिणी पठारी मैदान। ठीक है, प्रदेश सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चीज याद रखनी है। अब रिवीजन ले लो स्लाइड का।
राजस्थान की भौतिक प्रदेश चार भागों में बांटा गया है। पहला मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पठारी मैदान। यहाँ पे दक्षिणी लिखा नहीं है पर इसको दक्षिणी पठारी प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 33 सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलते हैं, जो कि 33 सागर के अवशेष क्या क्या है। एक तो पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है, क्या है, 33 सागर के अवशेष। और गोंडवाना लैंड के भाग देखे जाए तो अरावली और पठारी प्रदेश जो कि दक्षिणी आ जाते हैं, जो कि गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ये रिवीजन भी हो गया। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। देखो पुराने जमाने में हुआ क्या था, ये अपनी धरती है, अब धरती कैसे बनी थी वो बारे में देख रहे हैं अपन। पुराने जमाने में था क्या कि जब धरती बन ही रही थी, है ना, जब होता क्या है, धरती के दो भाग होते हैं, देखो। स्थल भूमि एक ब्लैक कलर में सर ने बताया है, ये स्थल भूमि है। और नीचे वाली गोंडवाना लैंड कहते हैं इसको, और ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहते हैं, ठीक है। अब जो स्थल भूमि है उसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहा जाता है। जो स्थल भूमि होती है उसे पेंजिया कहा जाता है। और जो जितनी भी खाली व्हाइट वाली जगह दिख रही है आपको, ये क्या है, पेंथालासा सागर, मतलब 33 सागर, ठीक है। 33 सागर तो कहाँ प्रेजेंट है, देखो ध्यान से। 33 सागर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। जो कि पानी से भरे हुआ पूरा का पूरा सागर है, ठीक है। तो पुराने जमाने में अपनी धरती ऐसी लगती थी, कैसी लगती थी, पेंजिया, जो कि स्थल भूमि है। पैंथालासा बोले तो सागर या पानी की भूमि है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बांटा गया है पेंजिया को, ठीक है। पेंजिया दो भाग में बटा है, गोंडवाना और अंगारा लैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन की सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, ध्यान से सुनो। 1912 के अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में, देखो सर ने अलग से हाईलाइट करा है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ था। जो ऊपर देख रहे थे ना अपन, पेंजिया बोले तो क्या है, ये पेंजिया स्थल भूमि। अब देखो कार्बोनिफेरस युग में होता क्या है कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन जाते हैं, ये दोनों, इन दोनों में देखो। पहले तो ये ना पूरी स्थल भूमि को सिंगल एक पेंजिया थी। हुआ क्या क्या देखो, हुआ क्या किया ना, देखो कार्बोनिफेरस युग आया था उस समय। हुआ क्या, यहाँ से यहाँ पे मतलब कुछ भी भूकंप भूकंप आया होगा उसके थ्रू ये दो भागों में बट गया अपना पेंजिया, ठीक है। जिसको स्थल भूमि भी कहते हैं। जो दो भाग कौन कौन से थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में। और महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, अफ्रेड वैगनर ने दिया था, जो कि 1912 में दिया था, ठीक है। 1912 में अफ्रेड वैगनर ने, ठीक है। और कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो जाता है। वर्तमान में भारत वर्तमान में भारत और राजस्थान की भूमि पर गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष मिलते हैं। जो अपन ने शुरू में देखा था, देखो शुरू में देखा था अपन ने, जो मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है, ये किसके अवशेष, 33 सागर के। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन से थे, अरावली और पठारी प्रदेश। तो ये लाइन भी सिद्धांत की एकदम परफेक्ट बोला इन्होंने। तो इसका रिवीजन ले लो इस पूरी स्लाइड का। पेंजिया का मतलब होता है जो स्थल भूमि होती है, ठीक है। अब ये स्थल भूमि जो पेंजिया है, इसको दो भागों में बांटा गया था, जो कि कार्बोनिफेरस युग में बट चुकी थी। जो कि पहला था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। और 33 सागर देखो, पेंथालासा का मतलब होता है सागर, जो कि पानी से घिरे हुआ होता है, पूरा पानी का, देखो जो पानी वाली भूमि होती है, जो भी जगह होती है, उसको पानी वाली जगह को 33 सागर, यहाँ पे देखो यार, सॉरी सॉरी सॉरी, पेंथालासा सागर मतलब समझ गए ना, जैसे हिंद महासागर अपना पानी का सागर है, पानी का सागर है, ठीक है। वो सागर हो गया एक तरह से पानी का, ठीक है। अब 33 सागर तो उसे कह दिया जिस जो कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में, उसको 33 सागर का है, ठीक है। इसका रिवीजन ले रहे थे। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। कार्बोनिफेरस में पेंजिया का विभाजन हो गया था। वर्तमान में राजस्थान और भारत के अंदर गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से अपन ने पढ़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो तुम। देखो सर्वमान्य विभाजन, राजस्थान का हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान का भौतिक भूगोल बुक 100 बात की एक बात, ये कहना ये चाहते हैं, जो राजस्थान का विभाजन है ना, सर्वमान्य विभाजन, जो सबसे सटीक या सबसे अच्छे तरीके से विभाजन किसने किया है, हरिमोहन सक्सेना की एक किताब में से लिया गया है सारा का सारा विभाजन, ठीक है। हरिमोहन सक्सेना की किताब से मिलता है अपन को कि चार प्रकार में बांटा गया है इसको, ठीक है। जो अपन सर्वमान्य विभाजन पढ़ रहे हैं उसको चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी हो गया, ठीक है। अब इस स्लाइड का रिवीजन ले लो अपने। सामान्य विभाजन राजस्थान का मतलब हरिमोहन सक्सेना की किताब से लिया गया है, ठीक है। जो कि चार प्रकार का होता है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान, ठीक है।
आगे बात करते हैं विस्तृत वर्गीकरण, ठीक है। विस्तृत वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, जो कि पश्चिमी, अपन जो भी देखो, ये जो भी चार वर्गीकरण होते हैं ना, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वत और पर्वत मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनको एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर और ज्यादा इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे चल के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की, ठीक है, जो कि दो भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और शुष्क को भी दो भागों में बांटा है और अर्ध शुष्क को चार भागों में बांटा है, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांटा है, जो कि बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। मतलब बालू के टीले, बालू मिट्टी के टीले होते हैं ना, जैसे कि मिट्टी के टीले बन जाते हैं ना आंधी चलने से, उनको कह रहा है। युक्त का मतलब तो हुआ प्रेजेंट है, और मुक्त का मतलब क्या हुआ, अब्सेंट है, ठीक है। बालू के टीले अब्सेंट कहाँ पे है, मुक्त में, सॉरी। और बालू के, एक सेकंड यार, सॉरी यार। और बालू का स्तूप मुक्त कहाँ पर, युक्त, मुक्त का मतलब तो क्या हुआ, अब्सेंट। युक्त का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट, ठीक है। अर्धशुष्क के बारे में बात करते हैं, जो कि अर्धशुष्क का मतलब होता है घनगर का मैदान। ये चार भागों में बैठा है। घनगर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। घनगढ़, शेखावाटी, नागौर, गोडवाड़। घनगढ़, शेखावाटी, नागौर, गोडवाड़। ध्यान से सुनो। अर्धशुष्क को क्या चार भागों में बांटा गया है, जो कि घनगढ़, शेखावाटी, नागौर, गोडवाड़, ठीक है। जल्दी लेक्चर कराना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी इसकी 79 है, पर इसकी 71% है, जो कि 49 मिनट ही चलने वाली है। तो लेक्चर भी थोड़ी स्पीड में चलेगा, ठीक है। अरावली पर्वत को तीन भागों में बांटा गया है, उत्तर, मध्य और दक्षिणी, ठीक है। अब तीसरा वर्गीकरण देखते हैं अपन। तीसरा वर्गीकरण देखें तो पूर्वी मैदान प्रदेश, जो कि चंबल, माही, बाणगंगा, बनास, ये चार नदियां आती है, उसमें बांटा गया है। देखो पूर्वी मैदान को, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में चार नदी आती है, चंबल, माही, बाणगंगा, बनास। जो कि बनास नदी है, जो कि मालपुरा, करौली मैदान के आसपास से गुजरती है, और मेवाड़ के मैदान से गुजरती है, ठीक है। पूर्वी मैदान को दोबारा सुनो। चंबल, माही, बाणगंगा, बनास, जो कि मालपुरा, करौली से मैदान से गुजरती है बनास नदी, और मेवाड़ का मैदान से गुजरती है, ठीक है। अब चौथी बात करते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि दक्कन का लावा पठार आता है यहाँ पे, और विंध्यन का कगार भूमि आती है। क्या आती है, विंध्यन कगार भूमि आती है। अब रिवीजन तो ले लो, रिवीजन तो लिया ही नहीं। इन चारों को अपन ने बांटा था। विस्तृत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पढ़ेंगे अपन, जिसमें दो भागों में बांटा है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को। शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क, ठीक है। पश्चिम और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा है, बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क को घनगर का मैदान, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। अर्ध शुष्क का दोबारा सुनो, घनगढ़, शेखावटी, नागौर, गोडवाड़, ठीक है। अरावली को तीन भागों में बांटा है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, ठीक है। पूर्वी मैदान प्रदेश देख लेते हैं, जो कि चंबल, माही, बाणगंगा, बनास नदी होती है, जो कि बनास नदी कहाँ से गुजरती है, मालपुरा, करौली मैदान से गुजरती है, और मेवाड़ का मैदान भी, मेवाड़ के मैदान से भी गुजरती है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश देखते हैं, जो कि दक्कन लावा पठार होता है और विंध्यन का गार भूमि होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो कि लास्ट पेज होने वाला है लेक्चर वन का, फिर लेक्चर वन का कंप्लीट रिवीजन ले लेना मेरे साथ। वीसी मिश्रा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम विभाजन किया था इन्होंने, जो कि सात भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया। देखो वीसी मिश्रा कहते क्या है, इन्होंने सात भौतिक प्रदेश का अंदर विभाजन कर दिया था। जो भी भौतिक प्रदेश होते हैं ना, इसका विभाजन कितने में हुआ था, सात भौतिक प्रदेश में हुआ था। और किसने किया था, वीसी मिश्रा ने हुआ था, ठीक है। सर ने इंपॉर्टेंट लगाया है वीसी मिश्रा, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और ए के सेन के बारे में बात करते हैं। ए के सेन ने जलवायु के आधार पर, ए के सेन ने जलवायु के आधार पर 1968 में दूसरा वर्गीकरण किया था। 1968 में दूसरा वर्गीकरण किया था, मतलब क्या था, जो ए के सेन थे ना, उन्होंने जलवायु के आधार पर 1968 में दूसरा वर्गीकरण कर दिया था, ठीक है। अब रामलोचन के बारे में बात करते हैं। रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरा वर्गीकरण किया, ठीक है। और सर्वमान्य वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना से की किताब से किया गया था, ठीक है। हरिमोहन सक्सेना द्वारा किया गया था। तो इसका रिवीजन ले लो छोटा सा, और ये तो हो गया, ये लास्ट पेज का रिवीजन लो। वीसी मिश्रा, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम विभाजन किया था इन्होंने, सात भौतिक प्रदेश में विभाजन करा था इन्होंने। ए के सेन ने जलवायु के आधार पर 1968 में दूसरा वर्गीकरण किया, ठीक है। रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरा वर्गीकरण किया। सर्वमान्य वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना का था। ये हो गया अपना लेक्चर वन कंप्लीट। अब लेक्चर वन का कंप्लीट रिवीजन ले लो आप, क्योंकि रिवीजन से ही होगा। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि है ना, जितना रिवीजन करा सकूँ क्लास के अंदर, उतना रिवीजन करा दूं। क्योंकि उससे होगा क्या, कि है ना, मल्टीपल टाइम क्लास में रिवीजन हो जाएगा, तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है।
राजस्थान के भौतिक प्रदेश पड़े चार प्रकार के होते हैं: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, पठारी मैदान। जिसमें से 33 सागर के अवशेष मरुस्थल और पूर्वी मैदान में मिलते हैं, और गोंडवाना लैंड के अवशेष अरावली और पठारी प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। पेंजिया का मतलब होता है स्थल भूमि। इसको दो भागों में बांटा गया, बट मतलब खुद ही बढ़ चुकी थी ये। अर्थक्वेक कुछ भी है ना, मतलब भूकंप भूकंप आ गया था। पेंजिया फिर दो भागों में बट गया। वो भी कब हुआ था? कार्बोनीफेरस युग में हुआ था, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बढ़ चुका था। पेंथालसा क्या होता है? सागर होता है, जो कि पानी का सागर होता है। और 33 सागर क्या होता है? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में होता है 33 सागर। ठीक है। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कार्बोनीफेरस युग में सॉरी, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो जाता है। वर्तमान भारत और राजस्थान की भूमि पर गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वमान्य विभाजन राजस्थान का हरिमोहन सक्सेना की किताब से किया जाता है, जो कि हरिमोहन सक्सेना ने सर्वमान्य विभाजन किया था। उन्होंने चार भागों में बांटा गया था भौतिक प्रदेश के अंदर थोड़ा सा: पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अपन एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश देखते हैं, जो कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होता है, जो कि बालू का स्तूप मुक्त होता है। ठीक है। अर्ध शुष्क के बारे में बात करते हैं, जो कि घनगर का मैदान, शेखावटी प्रदेश और नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, इनमें चार भागों में बांटा था: घनगर, शेखावटी, नागौर, गोडवाड़ा। ठीक है। अरावली को देखें तो उत्तर, मध्य, दक्षिणी। ठीक है। तीसरे वर्गीकरण देखते हैं, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है, जो कि चंबल, माही, बेसिन, बाणगंगा की चार नदियों में बांटा गया है पूर्वी मैदान को: चंबल, माही, बाणगंगा, बनास। ठीक है। जो कि बनास नदी मालपुरा करौली के मैदान से गुजरती है और मेवाड़ के मैदान से भी गुजरती है। दक्षिणी, अब देखो चौथा वर्गीकरण देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि दक्कन का, देखो 10 दक्षिण 10 दक्कन, ऐसे याद कर लो। 10 दक्षिण 10 दक्कन, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार भूमि। ठीक है। लास्ट पेज देख लो, उसका रिवीजन ले लो। वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन किया था, जो कि 7 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने विभाजन किया था। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने। कितने भौतिक प्रदेश? 7। ए के सेन कौन थे? ए के सेन ने जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर 1968 में दूसरा वर्गीकरण किया था। कौन सा वर्गीकरण? दूसरा वर्गीकरण। कब किया था? 1968 में किया था। ठीक है। रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरा वर्गीकरण किया था। ठीक है। सर्वमान्य वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना द्वारा किया गया था। लेक्चर 1 एकदम डिटेल में सर के नोट्स द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। वो भी कितने मिनट में देखता हूँ, एक बार टाइम देखते हैं। 17 मिनट लगी है अपन को। ठीक है। और बैटरी देखते हैं अपनी, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाती है अपनी। 50 मिनट चलेगा। 50 मिनट से पहले अपन कर लेंगे अपना लेक्चर खत्म, है ना। ये सर का लेक्चर इसलिए लिया था। सर ने 25 मिनट में कराया, अपन ने 17 मिनट में कराया। पर अपन ने थोड़ा फास्ट कराया। सर तो लिखाए भी तो थे, है ना। सर तो बैच में पढ़ा रहे थे अच्छे से। पहले सर की वीडियो को रोक देता हूँ। अब सर की पीडीएफ निकालता हूँ लेक्चर 2 की। ठीक है। सर ने 9 लेक्चर में कराई है। ठीक है। अब लेक्चर 2 पढ़ेंगे अपन, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। इसी को भी वैसा पढ़ेंगे जैसे लेक्चर 1 पढ़ा था। जैसे ही लेक्चर 2 पढ़ेंगे, ऐसे ही लेक्चर 3 पढ़ेंगे। अपना हर लेक्चर में कितना टारगेट है? रोज के अपन को 3 लेक्चर कवर करने हैं। ऐसे हम 35 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। और मल्टीपल टाइम आगे 7 से 8 बार रिविजन में खुद इसी चैनल पे करा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके। चलो, राजस्थान के भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं, लेक्चर 2 पढ़ते हैं। और देखो लेक्चर 2 पढ़ाने के बाद लेक्चर 3 करेंगे। फिर शुरू से लेके लेक्चर 1 2 3 दोबारा रिवीजन करा दूंगा इनका। ठीक है। बात करते हैं अपन भौतिक प्रदेश के लेक्चर नंबर 2 की, जो कि देखो पहले तो मैप के देख लो, मैप देख लो, मैप याद हो जाए जिससे। ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये फलोदी है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, नागौर, ब्यावर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सुलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, डीडवाना, ये तो हो गया। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डीग और खेरतल, तिजारा। और यहाँ पे ये कुचामन है क्या है, मेरे को दिख रहा नहीं है। मेरे को ये वाला याद नहीं हुआ अभी तक, ये दिख भी नहीं रहा है ना। आगे बारे में बात करते हैं इसी लेक्चर के, देखो अंदर विस्तार से, मतलब सरणी का विस्तार से पढ़ेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को। अभी लेक्चर नंबर 2 है जो अपन पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को एकदम डिटेल के अंदर। देखो ध्यान से देखना। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिम मतलब मैप के अंदर देखो एक बार, पश्चिम का मतलब देखो, ये तो नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है। पश्चिम मतलब ये पश्चिम। अब पश्चिम में क्या है? अपना मरुस्थल प्रेजेंट है। मस्त मरुस्थल बोले तो रेगिस्तान। ठीक है। ये पहली लाइन से पढ़ते हैं अपन। थार मरुस्थल
उत्तरी पूर्वी भाग गोलार्ध में स्थित है। कौन से? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। सर ने देखो यहाँ पे लिख रखा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो यार पश्चिम होता है ना, ईस्ट वेस्ट। अच्छा, कुछ तो रीजन है इसके पीछे लिखने का, देखते हैं आगे। तुम तो इतना याद रखो, थार मरुस्थल उत्तरी पूर्वी भाग गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। क्या? पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है, जिसे चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी, पश्चिमी मरुस्थल की, और चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई तो 644 किलोमीटर होती है, और 300 किलोमीटर होती है चौड़ाई, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो कि थार मरुस्थल, जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, जो कि चोलिस्तान कहा जाता है उसको, ठीक है। जो कि राजस्थान के अंदर लंबाई देखे थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल की 644 किलोमीटर होती है, और चौड़ाई देखे तो 300 किलोमीटर होती है, ठीक है। आगे और डिटेल में देखें तो थार का मरुस्थल है, उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो देखो, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। और आगे बात करें, कुल भूमि का 61.11%, मतलब 3.5 तिहाई, जो कि राजस्थान का 40% जनता निवास करती है। मतलब समझो कुछ है। देखो, क्षेत्रफल तो हो गया 2,09,000, क्षेत्रफल हो गया 2,09,000। अब देखो ये राजस्थान की कितनी कुल भूमि कवर करता है, 60%। तुम तो 60% मान लो, ये 61 भी मान लो, 61% ये भूमि कवर करता है। इतना एरिया घेरता है राजस्थान का, जिसमें से राजस्थान की 40% जनता इस 61% भूमि पर निवास करती है, ठीक है। दोबारा समझो, ध्यान से समझो, बहुत आसान सी चीज है। राजस्थान की 40% जनता होती है ना, जो भी रहने वाले इंसान होते हैं, वो इस 61% भूमि पर ही निवास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो पंजाब हरियाणा गुजरात में भी थोड़ा थोड़ा विस्तार हो चुका है, मतलब फैला हुआ है। तो इस पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो। क्षेत्रफल देखे तो 2,09,000 क्षेत्रफल है। 61% भूमि को कवर करता है राजस्थान की। और राजस्थान के 40% जनता 61.11% भूमि पर निवास करती है। पंजाब हरियाणा गुजरात में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। अब देखो, पश्चिम मरुस्थल के अंदर 16 जिले आते हैं। ये मैं आपको मैप के थ्रू अच्छे से याद करवा दूंगा। पहले अपन ऐसे ओरली सुनते हैं। सबसे पहले आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिम ब्यावर, ठीक है। जोधपुर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। अब मैप पे आओ तुम। मैप से अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। देखो मैप पे ध्यान देना अच्छे से। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने की। ये अपना गंगा, देखो यहाँ से चलते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, यहाँ पे कुचामुनी बैगर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, ये अपने 16 हो जाते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन ले लो दोबारा अपना। चल रिवीजन मैप के थ्रू ही कराता हूँ, है ना। 16 गिना भी दूंगा आपको, 16 के 16 गिना भी दूंगा, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 16 जिले आते हैं अपने। पहला आता है जैसलमेर, दूसरा आता है बाड़मेर, तीसरा आता है जालोर, चौथा आता है बालोतरा, और पांचवा आता है पाली, और छठा आता है पश्चिमी ब्यावर, सातवां आता है जोधपुर, और आठवां आता है फलोदी, और नौवां आता है बीकानेर, 10वां आता है नागौर, 11वां आता है डीडवाना, कुचामन, और 12वां आता है सिक्कर, झुंझुनू आता है 13वां, चूरू आता है 14वां, हनुमानगढ़ आता है 15वां, और 16वां तो कुचामन को कह दिया। अच्छा, डीडवाना कुचामन अलग अलग हो गए, ये अलग अलग है, ये देख लेते हैं एक बार कहाँ लिख रखा है। नहीं यार, एक ही हुआ, फिर छोड़ा क्या मैंने? जोधपुर भी शायद हो गया, शायद यार हो गया, 16 जिले हो गए, ठीक है। रिवीजन ऐसे भी ले लो, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिम ब्यावर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डेडवाना, कुचामन, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, ठीक है। आगे बारे बात करते हैं मरुस्थल प्रदेश की विशेषता। मरुस्थल के प्रदेश की विशेषता देखते हैं। जो कि बात करें तो ढाल, ढाल मतलब इसका, मतलब ढाल का मतलब सिंपल से देखो, एग्जाम्पल देता हूँ। देखो तुम कभी घर में पानी गिर जाता है, तो वो ना कई बहता बहता कई एक दिशा की तरफ चला जाता है। उसका मतलब क्या हुआ? जहां पर ज्यादा ढाल कम होगा, जहां पर ढाल कम होगा उस साइड पानी बह जाएगा। वैसे ही अपना मरुस्थल का भी भाग होता है, ढाल होता है, जो कि देखे तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ये सर ने एरो लगा रखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। मेरा ये माउस का एरो देखो, ये माउस का एरो देख रहा है ना, माइस माउस का एरो दिख रहा है ना, ये पश्चिम से लेके ये पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। ये उत्तर से लेके दक्षिण की ओर आ गया, ठीक है। ये अपना ढाल हो जाता है, ठीक है। ढाल मतलब समझा ही दिया ना, मतलब किस साइड भी पानी डालो उस साइड, जिस साइड ढाल कम होगा उस साइड पानी चला जाएगा, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भाग को समुद्र तल से औसत ऊंचाई, मतलब उत्तर से लेके पूर्व का भाग, उसकी समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई है, ठीक है।
और दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई होती है 150 मीटर। इस पूरी स्लाइड का दोबारा रिवीजन ले लो। पर मरुस्थल प्रदेश की विशेषता जो कि ढाल देखे तो पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। उत्तरी भाग समुद्र के तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर ऊंचा है और दक्षिणी भाग औसत ऊंचाई है 150 मीटर। आगे बात करते हैं अपन जलवायु की बात करते हैं। एक बार रुक जाओ, बैटरी देख लेता हूँ। बैटरी 50% है, 35 मिनट चलती, बताइए कह रहा है। अपना लेक्चर कितना मिनट का हो गया है? 25 मिनट का लेक्चर हुआ है। हो जाएगा शायद इतनी बैटरी में, तो अपना लेक्चर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए आराम से। ठीक है। जलवायु के बारे में बात करते हैं जो कि शुष्क और अत्यधिक विषम, मतलब शुष्क और अत्यधिक विषम। ठीक है। जलवायु क्या है? शुष्क और अत्यधिक विषम। आगे बात करते हैं। वनस्पति देखे तो मरुद्भिद मतलब जेरोफाइट। जेरोफाइट मतलब बोले तो जो रेगिस्तान में नहीं उगते, कि कैक्टस कैक्टस वाले पेड़ हो गए या कांटे वाले पेड़ हो गए, उनको जेरोफाइट कहते हैं। ठीक है। मिट्टी देखे तो रेतीली या एंटीसोल या बलुई मिट्टी। ठीक है। और औसत वर्षा देखे तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। फसलें देखे तो बाजरा, गवार, मोठ। वृक्ष देखे तो बबूल, रोहिड़ा, फोग, खीड़, खेजड़ी, केर, बेर, आंकड़ा कहते हैं हमारे, तो ये आंक लिख रखा है ना जहाँ पे, इसको माकड़ा कहते हैं। हमारे गध के बारे में भी उग रखा है। थोड़ना, आर्नी और पीलू। ठीक है। ध्यान से सुनो। जलवायु तो शुष्क होती है और अत्यधिक विषम होती है। ये क्या आ गया? एंटीवायरस प्रोटेक्शन अनइंस्टॉल नहीं करना भाई साहब, रीन्यू कर लेंगे हम। नो नो नो, अभी के लिए नो। अभी तो लेक्चर बनाने हैं, तो बाद में चेक करता हूँ तेरे को। ठीक है। जलवायु देखे तो शुष्क और अत्यधिक विषम होती है। शुष्क और अत्यधिक विषम। अब तुम्हारे को देखो, सर ने इसको गोल डब्बे में बंद करा है। ठीक है। वनस्पति को याद रख लेना, मरुद्भिद और जेरोफाइट। ठीक है। और मिट्टी याद रख लेना, एंटीसोल, रेतीली, बलुई मिट्टी। ठीक है। औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर तक की होती है। और फसलें देखे तो बाजरा, गवार, मोठ आ जाती है। और बबूल बबूल, रोहिड़ी, फोग, खेजड़ी, केर, बेर, आक, थोड़, आरोन, पीलू। ठीक है। ये वृक्ष आ जाते हैं। इसका रिवीजन भी हो गया, डन। सबसे बड़ा जिला देखो, ये चीजें अच्छी है। तुम्हारे को, तुम किसी से भी राजस्थान के अंदर रह रहे हो तो तुम पूछ सकते हो, भाई साहब तू बता मेरे को, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो बोले यार मेरे को तो नहीं पता, तू बता दे। देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे को, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होता है जैसलमेर। अब फिर तुम उससे ही दूसरा सवाल पूछ लो, अपने तुम दोस्त यारों में पूछो, भाई तो तुम मेरे को ये बता, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब तुम वो भी बोलोगे क्या यार, नदी नदी तो नहीं पता है। लूणी जो है, लूणी। लूणी को देखो, लूण नमक होता है ना, नमक, उसको लूण भी कहते हैं अपन। तो अपन लूणी नदी के नाम से इसे याद कर सकते हैं, नमक से, नमक के थ्रू लूणी नदी याद कर लो। ठीक है। सबसे बड़ी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर होती है। सबसे बड़ा बांध होता है जवाई पाली बांध, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा अभ्याचारण जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। सबसे बड़ा शहर जो कि जोधपुर है। देखो तुम्हारे को याद क्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जोधपुर, सबसे बड़ा जिला याद हो जाएगा जैसलमेर, सबसे बड़ी नदी लूनी नदी याद हो जाएगी। तुम भूलोगे क्या? सबसे बड़ी नहर, बांध और अभ्याचारण। इसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी नहर क्या होती है? इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी बांध जवाई पाली में स्थित है। अभ्याचारण क्या हुआ? राष्ट्रीय मरुद्यान। नहर इंदिरा गांधी, बांध जवाई, बेचारण राष्ट्रीय मरुद्यान। ठीक है। नहर इंदिरा गांधी, बांध जवाई जो कि पाली के अंदर स्थित है, बेचारण राष्ट्रीय मरुद्यान। अब पूरी की पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो। सबसे बड़ा जिला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। सबसे बड़ा नदी कौन सी है? लूनी नदी। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नदी। इंदिरा गांधी नहर, सॉरी नदी नहीं है, नहर है। ठीक है। सबसे बड़ा बांध जवाई पाली बांध। ठीक है। सबसे बड़ा अभ्याचारण राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर क्या, सॉरी जोधपुर। जैसलमेर तो सबसे बड़ा जिला है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो तुम शहर और जिला के अंदर। शहर तो अपना जोधपुर है और जिला अपना जैसलमेर है। आगे बात करते हैं 10 सेमी वर्षा रेखा। भारत पाकिस्तान की सीमा पर केवल जैसलमेर, अच्छा, ये कहना देखो यहाँ पे कुछ छुपा रखा है। ये कहना ये चाहता है जो कि पश्चिमी मरुस्थल होता है ना, वो भारत और पाकिस्तान की सीमा भी अड़ती है यहाँ पे। ये मैप में देखो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बता रहे हैं। ठीक है। इसको ज्यादा ध्यान मत दो, 10 सेंटीमीटर मतलब पश्चिम मरुस्थल के आसपास 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा होती है। इंपॉर्टेंट बात तो तुम यहाँ से याद करो। देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि पश्चिम के शुष्क मरुस्थल और पूर्व के अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है। मतलब देखो, पश्चिम की साइड तो है ना शुष्क मरुस्थल आ गया, पूर्व की साइड क्या हुआ, अर्ध शुष्क आ गया। इन दोनों को पश्चिमी सेंटीमीटर रेखा वाली वर्षावली वो बांटती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ गया देखो, मरुस्थल के 2 समान भागों में बांटती है। कौन सा? शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है। पश्चिमी तो हो गया शुष्क और पूर्वी हो गया अर्ध शुष्क। अब तुम कहोगे यार ये तो पूर्व, ये भी तो पश्चिम में स्थित है अर्ध शुष्क। देखो
ये मान लो यहाँ पे अर्धशुष्क प्रेजेंट है, इसके राइट साइड में क्या है, पूरब है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, अर्धशुष्क पश्चिम है। ऐसे ही अपन देखें शुष्क के बारे में बात करें, शुष्क के लेफ्ट साइड में पश्चिम है और राइट साइड में शुष्क के पूरब है। तो देखी जाए तो ये 25 सेंटीमीटर रेखा के लेफ्ट साइड क्या है, पूरब, पूरब नहीं सॉरी पश्चिम है ना। तो इस साइड क्या स्थित है, शुष्क है, ठीक है। अब और 25 सेंटीमीटर राइट के साइड क्या है स्थित है, इस साइड तो अपने पूरब स्थित है, इसलिए इधर अर्धशुष्क को पूरब कहा गया है, ठीक है। सिंपल बात है, इसका रिवीजन ले लो। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और पूर्व के अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है, जो कि मरुस्थल के दो समान भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। भाई साहब देखो, अपना जो राजस्थान है ना, ये पूरा कंप्लीट राज्य है ना, राज्य है, पूरी कंप्लीट राज्य को ही है ना दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, ठीक है। अरावली की पश्चिम सीमा और मरुस्थल की प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बोला, अरावली की पश्चिमी सीमा और मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। आगे बात, इसका रिवीजन ले लो चलो। देखो, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और अरावली की पश्चिम सीमा और मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर रेखा। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख विशेषता। एक सेकंड, ये ज्यादा बड़ा लेक्चर, थोड़ा सा ये नोट्स बड़े हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से। इसको मैं, चिंता मत करो, अभी करा दूंगा इसको भी। 50 सेंटीमीटर होंगे। अन्य प्रमुख विशेषता देखते हैं, ठीक है। सबसे युवा और नवीनतम मरुस्थल है अपना ये। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। जैव विविधता मतलब अपनी डेली लाइफ की चीजें, ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल ही है, मतलब पूरे विश्व से कंपैरिजन कर रहे हैं पे, ठीक है। और जैव विविधता का मतलब यार मेरे को सही कहूँ तो खुद को भी नहीं पता, इसका आप गूगल करके देख लेना, मैं सच बोलूंगा। फालतू झूठ बोलने में मतलब क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको देने से मतलब क्या है। मैं देखो अच्छे से आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, और आपका काम है इसको याद करना और है ना क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। सर्वाधिक समुद्र तल, देखो, ये सर्वाधिक समृद्ध मतलब तेल गैस के भंडार भी स्थित है। अब इस स्लाइड का पूरा रिवीजन ले लो। प्रमुख विशेषता देखें, सबसे नया और नवीनतम मरुस्थल कहलाता है ये पश्चिमी मरुस्थल। सर्वाधिक दैनिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है, बोले तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब तुम तो इस लाइन को याद ही कर लो, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, जैव विविधता, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक आबादी है विश्व के अंदर कंपैरिजन करें तो, और सर्वाधिक समृद्ध तेल गैस वाला भंडार यहाँ स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अगली स्लाइड में। 33 सागर के अवशेष देखो, 33 सागर का अवशेष अपन को मिलते हैं जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, जो कि प्रीमियम कार्बोनिफेरस के समय का है, ठीक है। प्रीमियम कार्बोनिफेरस के समय का, ठीक है, पुराने जमाने की बात कर रही है, ठीक है। अवसादी चट्टानों की अधिकतम, मतलब अवसादी चट्टानों की अधिकतम, ये त लिखा है ना लिखा है अधिकता, मतलब ये त लिखा है। अब अवसादी चट्टानों की अधिकता, जो कि तेल कोयला भंडार मिलते हैं अपन को, तेल और कोयला के भंडार मिलते हैं, ठीक है। टर्शरी काल की देखो, जो टर्शरी काल मतलब पुराने जमाने से ही यहाँ पे तेल और गैस के भंडार मिल रहे हैं अपन को, पुराने जमाने से ही अपन को तेल और गैस के भंडार मिल रहे हैं अपन को। ये भारत का सबसे निम्न वायु दाब का केंद्र है, मतलब यहाँ पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर प्रेशर यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। वायु दाब, दाब बोले तो प्रेशर, वायु मतलब एटम मतलब वायु मतलब एयर, एयर मतलब एटमोस्फेयर भी कह सकते हो आप इस चीज को। सबसे कम एटमोस्फेयर प्रेशर यहाँ स्थित है अपना पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, ठीक है। पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो दोबारा। 33 सागर का अवशेष मिलते हैं अपन को। बैटरी भी चेक कर लेता हूँ, 37%। भाई बैटरी इसकी बहुत खराब ही जा चुकी है मेरी लैपटॉप की, बैटरी एकदम जा ही चुकी है। 33 सागर का अवशेष मिलता है जो कि प्रीमियम कार्बोनिफेरस के समय का है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर मिलता है अपन को 33 सागर का अवशेष प्रीमियम कार्बोनिफेरस। अवसादी चट्टानों की अधिकता, मतलब तेल कोयला के भंडार मिलते हैं अपन को यहाँ पे। तरछरी काल से ही तेल और गैस के भंडार मिल रहे हैं। ये भारत का सबसे, मतलब सबसे कम वायुदाब वाला केंद्र है, बोले तो सबसे कम वायुदाब मतलब एटमोस्फेयर यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है। आगे बात करते हैं निम्न वायुदाब के कारण मानसून को आकर्षित करता है, जिसकी तापमान गर्मी में ज्यादा होता है। मतलब हुआ क्या, जब गर्मियों में ज्यादा तापमान होता है ना, नदियों का पानी होता है क्या कि भाप बन के बादल बन जाता है, फिर बारिश होती है। अब हमेशा गर्मियों के बाद ही मानसून इसलिए आता है क्योंकि वो बादल हैंड टू हैंड बन रखा है बारिश का, वो बरस जाता है, उसे मानसून कह दिया, ठीक है।
वर्षा अनियमित अधिकता होती है, मतलब वर्षा अनियमित होती रहती है और आंधियां चलती रहती है। छोटी छोटी पहाड़ियां बनी रहती हैं यहाँ पे। प्राचीन सरस्वती नदी के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, जो कि 3,500 वर्ष पुरानी है। अरे आगे कहाँ जा रहे हो भैया, रिवीजन तो कराते चलो। रिवीजन करा देता हूँ मैं अच्छे से आपको। निम्न वायु दाब का केंद्र मानसून, देखो, निम्न वायु दाब के कारण मानसून की आकर्षित करता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो मानसून को आकर्षित करता है ये पश्चिमी मरुस्थल। और तापमान गर्मी देखो, इसका रीजन भी क्या हो सकता है, तापमान। क्यों तापमान ज्यादा होता है गर्मी के अंदर। वर्षा कभी भी हो जाती है यहाँ पे, आंधियां चलती रहती है पूरे दिन, छोटे छोटे पहाड़ या टीले स्थित है यहाँ पे। और प्राचीन सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित है, जो कि 3,500 साल पुरानी है, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च सॉरी। अब मार्च क्या होता है, जो आपने कभी परेड देखी है, परेड, परेड में लोग आगे चलते रहते हैं कदम ताल करते हुए, आगे चलो आगे चलो। रेगिस्तान का मार्च देखी जाए तो ऐसे ही होता है, रेगिस्तान भी आगे बढ़ता रहता है और मरुस्थल का विस्तार होता रहता है, ठीक है। अपन आगे बढ़ेंगे तो अपना भी विस्तार होगा, ऐसे ही रेगिस्तान भी आगे चलता है और मरुस्थल का विस्तार करता रहता है। ये अपन को कौन से गाँव में मिलता है, जैसलमेर के नाचना गाँव में मिलता है, ठीक है। रेगिस्तान का ना रेगिस्तान का मार्च हो चुका है। अब आगे बात करते हैं। राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेश के सबसे कम घनत्व वाला गाँव देखो, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश होता है ना, उसमें सबसे कम घनत्व है, इसका मतलब एरिया सबसे कम है। इसका रीजन क्या है, जलवायु, जल भाव, नदी बेसिन भाव, ये सब कुछ इसके रीजन हो सकते हैं। अब पूरी की पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो अच्छे से, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, जैसे कि अपन कदमताल करते हैं परेड के अंदर, आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही रेगिस्तान भी कदमताल करता है, आगे बढ़ता रहता है, मरुस्थल का विस्तार होता रहता है। और जैसलमेर नाचना गांव में ये सब कुछ प्रसिद्ध है, ये चीजें, ठीक है। राजस्थान का ये और इम्पोर्टेंट है ये मार्च का, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है, सर ने इम्पोर्टेंट लगा रखा है। राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों के सबसे कम घनत्व वाला ये प्रदेश होता है पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसका रीजन देखे, कारण देखे, तो जलवायु, जलभाव और क्या आता है ये, नदी बेसिन अभाव, ठीक है। लास्ट पेज है। फिर इसके बाद लेक्चर 2 का कंप्लीट रिवीजन ले लेना, और बैटरी का स्टेटस देखी जाए तो 24 मिनट से चलने वाला लेक्चर ये। ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहा। ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहा। और हेवन सांग ने इसे गुर्जर यात्रा कहा, मतलब ईश्वरी प्रसाद ने तो क्या कहा, रुक्ष प्रदेश, और हेवन संघ ने इसे गुर्जर यात्रा कहा। और शुष्क, अब देखो, अब सर ने कहा कि शुष्क मरुस्थल के 2 भाग होते हैं, अर्ध शुष्क के 4 भाग होते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जितना अपन ने पढ़ा इसका कंप्लीट रिवीजन ले लो अपना, क्योंकि जितना करेंगे अपन, जितना, देखो, जब तक अपनी बैटरी चलती है इसकी लैपटॉप की, जब तक मैं पढ़ा देता हूँ, और तो क्या है, जब तक इसमें 4-5% बचे, जब तक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। 31% है इसका, वो मोड ऑन कर देता हूँ, है ना, जिससे बैटरी सेव हो सके, इसकी ब्राइटनेस भी कम कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा लेक्चर मैं देख रहा हूँ, बस अपना लेक्चर हो जाए यार, ये जो 23 मिनट के अंदर लेक्चर हो जाए तो बढ़िया बात है। क्योंकि लेक्चर 3 भी हो जाएगा तो आपके लिए तो बढ़िया है ना, आपको एक साथ एक लेक्चर में 3 मिल गए, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का रिवीजन ले लो कंप्लीट लेक्चर 2 का। थर का मरुस्थल, जो कि उत्तरी पूर्वी भाग गोलार्ध में आता है, ये थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, जो कि चोलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। थार का मरुस्थल होता है, जो कि लंबाई देखे तो 644 किलोमीटर और चौड़ाई देखे तो 300 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल देखे तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुआ है। और कुल भूमि राजस्थान की 61.11% कवर करता है, जिसमें 40% राजस्थान की जनता निवास करती है। और ये जो मरुस्थल है, जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी थोड़ा थोड़ा फैले हुआ है, ठीक है। जिसके 16 जिले हैं, जो भी मैं बता देता हूँ, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, पश्चिम ब्यावर। और जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 16 के 16 जिले में ये अपना ये पश्चिम मरुस्थल फैले हुआ है, ठीक है। मरुस्थल प्रदेश की विशेषता देखें तो इसका ढाल देखें, मतलब ढलान, ठीक है। ढलान देखें इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और आगे तीसरी लाइन में आ जाओ। उत्तरी पूर्वी भाग में समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई है औसत इसकी, और दक्षिणी भाग से औसत ऊंचाई 150 मीटर है, ठीक है। 300, 150, उत्तरी पूर्वी 300 और दक्षिणी 150, ठीक है। आगे बात करते हैं जलवायु इसका देखें तो शुष्क इसका जलवायु होता है और अत्यधिक विषम होता है, ठीक है। वनस्पति इसकी मरुद भिद होती है, जिसे जेरोफाइट कहते हैं, जैसे कि कांटे वाले पेड़ हो गए अपने, कैक्टस हो गया। मिट्टी देखे तो एंटीसोल होती है, जो कि रेतीली मिट्टी होती है, जो कि बलुई होती है। औसत वर्षा देखे तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। फसलें देखे तो बाजरा, गवार, मोठ हो जाती है। वृक्ष देखे तो बबूल, रोहिड़ा, फोग, खेजड़ी, केर, बेर, आक, थोड़ा। आक का मतलब होता है आकड़ा, ठीक है। इसको कॉमन मतलब लैंग्वेज में कहते हैं इसको हम आड़ना, पीलू।
आगे बात करते हैं सबसे बड़ा जिला, जो कि जैसलमेर होता है। और सबसे बड़ी नदी लूनी होती है। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर होती है। सबसे बड़ा बांध होता है जवाई, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरू उद्यान होता है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। सबसे बड़ा शहर जो कि जोधपुर होता है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भारत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। जो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है, जहाँ जैसलमेर स्थित है, वहां पे 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, जो कि मरुस्थल के पश्चिमी सीमा पर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और देखो इसको ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ। इस लाइन को ढंग से सुनना। पश्चिम में शुष्क मरुस्थल, पश्चिम में शुष्क मरुस्थल और पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांटती है 25 सेंटीमीटर की रेखा, ठीक है। ये लिख दिया सर ने, गोले में बंद कर दिया। मरुस्थल को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, जो कि राजस्थान के दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान राज्य को, कंप्लीट राज्य को दो बराबर भागों में बांट देती है, जो कि अरावली की पश्चिम सीमा और मरुस्थल की पूर्वी प्रदेश सीमा को बांटती है, बनाती है, सॉरी, है ना। अन्य प्रमुख विशेषता देखें तो सबसे पुराना और नवीनतम मरुस्थल ही है। और सर्वाधिक दैनिक तापमान बोलो, टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। और सर्वाधिक समृद्ध तेल गैस भंडार है यहाँ पर, ठीक है। तेल और गैस के भंडार एकदम समृद्ध है, एकदम ये, ठीक है। 33 सागर के अवशेष मिलते हैं, जो कि प्रीमियम कार्बोनिफेरस के समय का है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर मिलते हैं अपन को। अवसादी चट्टान का अधिकता है यहाँ पे, मतलब अवसादी चट्टान बोले तो तेल और कोयले के भंडारे पे मिल जाते हैं बहुत ज्यादा। और ये सब कुछ टर्शरी काल से मिल रहा है, मतलब पुराने जमाने से तेल और गैस के भंडार मिल रहे हैं। ये भारत का सबसे निम्न वायु दाब वाला जगह है, वायु दाब वाला केंद्र है, ठीक है। बोले तो लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब सबसे कम एटमॉस्फेयर प्रेशर इसी प्रदेश में मिलता है अपन को। निम्न वायु दाब के कारण मानसून को आकर्षित करता है। और मेन कारण क्या है, तापमान गर्मी में ज्यादा होता है, ठीक है। तापमान गर्मी में ज्यादा होगा तो ना, जो नदियों का पानी होगा, जो भाप बनेगा, वो भाप बनेगा तो हैंड टू हैंड सबसे पहले क्या आएगी, वर्षा। वर्षा आएगी तो क्या कहते हैं इसको, अपन कहते क्या उसको, मानसून, ठीक है। वर्षा अनियमित होती रहती है, आंधियां चलती रहती है, छोटे छोटे पहाड़ स्थित है। प्राचीन सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि ऋग्वेद के उल्लेखित है, जो कि 3500 साल पूर्व है, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च देखते हैं, जो कि मार्च में होता है क्या, अपन कदम ताल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे ही रेगिस्तान आगे बढ़ता रहता है, कदम ताल करता रहता है, मरुस्थल का विस्तार होता रहता है। और ये सारा का सारा जैसलमेर के गांव नाचना में होता रहता है। ये सब कुछ प्रसिद्ध है वहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान का मार्च, नाचना, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान की सभी भौतिक प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है, क्योंकि इसका कारण देखें, जलवायु और जल अभाव और नदी बेसिन का अभाव, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, जिसके बाद अपना रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। फिर 24 मिनट चलने वाली है अपनी बैटरी, 24 नहीं 17 मिनट। ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहा, और हेवन सांग ने इसे गुर्ज रात्रा कहा, ठीक है। अपन लेक्चर 3 में चलते हैं अपना, ये लेक्चर 2 का रिवीजन भी हो चुका है। थैंक यू सर जी नोट्स के लिए। लेक्चर 3 चलते हैं ना, इसको लेक्चर को सर का लेक्चर रोकता हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं, लेक्चर 3 को कवर कराते हैं। फिर लेक्चर 1 2 3 का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा मैं। इसको मैं, मेरे को बैटरी बची तो, बैटरी बच जाए तो अपने, ठीक है। 23 भौतिक प्रदेश का पार्ट थर पढ़ने वाले, जो कि 41 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये स्वरूप, ठीक है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश देखते हैं अपन सबसे पहले। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जिसको अपन ने क्या है, दो भागों में बांटा है। अब उन दो भाग में शुष्क मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में और बांटा है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। और अर्ध शुष्क को चार भागों में बांटा था अपने, देखा था ना, शेखावटी, नागौर, गोडवाड़, ऐसे कुछ देखा था अपन ने। तीसरा चौथा याद नहीं आ रहा मेरे को। जितना मेरे को याद आ रहा है, एकदम सच बोलेगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगे, ठीक है। ओके, चलते आगे। ये मैप देख लो अपना, ये मरुस्थल के बारे में सर ने पढ़ाया था, मैप के बारे में। मैप मैं आपको ही बताता रहूंगा जितना भी मैप की चीजें है। पर मैं ये, तुम ये चीज देखो, मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो देख लो तुम तो। नोट्स मिल जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि मैं देख रहा था पहले, जब तक मैंने बैच नहीं लिया था ना, जब देख रहा था यार कहीं से फ्री में नोट्स मिल जाए, कहीं नहीं मिल रहे थे मेरे को, फिर बैच लेना पड़ा लास्ट में, ठीक है। अब जल्दी से पढ़ा देता हूँ, नहीं तो बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करता हूँ मेरी, मैं मतलब अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं, जो कि दो भागों में बांटा है, बालको स्तूप युक्त और मुक्त। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे युक्त के बारे में, ठीक है। अब मैप में देखो ध्यान से, एकदम मैप में पश्चिम की साइड देखो, देखो सर ने क्या लिख रखा है, इस साइड आता है जो भी बालू का स्तूप युक्त वाला, ठीक है। जैसलमेर साइड आता है, ठीक है।
विस्तार देखे तो इसका बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी पश्चिम जोधपुर में होता है, ठीक है। और उत्तरी पश्चिम बालोतरा और पश्चिम चूरू में होता है, ठीक है। ये सर ने देखो मैप में बना रखा है, ठीक है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। अब पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो। अपन क्या पढ़ रहे हैं, शुष्क मरुस्थल प्रदेश पढ़ रहे हैं जिसमें बालू का स्तूप युक्त पढ़ रहे हैं, मुक्त नहीं, युक्त, ठीक है। बीकानेर के अंदर की देखो कि विस्तार कहाँ का फैले हुआ है ये मरुस्थल, जो कि युक्त मरुस्थल है, बालू का स्तूप युक्त, जो कहाँ कहाँ फैले हुआ है ये देख लेते हैं। जो कि बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पश्चिम जोधपुर। बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिम बालोतरा, पश्चिम चूरू। और इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल प्रदेश की विशेषता। शुष्क मरुस्थल प्रदेश की विशेषता देखो तो सभी प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पे। क्या? सभी प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्षा देखे तो 0 से 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पे। जलवायु देखे तो यहाँ का शुष्क जलवायु होता है। और सम जैसलमेर, ये क्षेत्र वनस्पति रहित और टीले होते हैं यहाँ पे, मतलब मिट्टी के टीले ज्यादा होते हैं और वनस्पति कम है यहाँ पर, ठीक है। डेजर्ट सफारी हेतु प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे गाड़ियां चलाई जाती है डेजर्ट वाली, जो भी गाड़ी आती है, या ऊंट होती है ना, ऊंट क्या है अपना, रेगिस्तान का जहाज, वो भी यहाँ पे फेमस होता है। तो पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो। शुष्क मरुस्थल प्रदेश की विशेषता, सभी प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पे। 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जलवायु देखे तो शुष्क होता है इसका। और सम जैसलमेर में ये क्षेत्र वनस्पति रहित है और यहाँ पे मिट्टी के टीले ज्यादा होते हैं, ठीक है। और डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है ये। चांदल नलकूप भाई सर ने बताया था, इस पे सवाल बहुत ज्यादा आ रखा है, इंपॉर्टेंट बताया था, देखो। नलकूप होता है क्या है, उपनाम देखे तो थार का घड़ा। थार का घड़ा भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। उपनाम देखे तो थार का घड़ा भी कहते हैं। एक सेकंड, बैटरी का स्टेटस देख लूं। बैटरी का स्टेटस है अपना 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, बैटरी का स्टेटस 12 मिनट चलने वाली बता रही है। कोशिश करता हूँ कि लेक्चर तो 3 तो करा ही दूं, इसका भी रिवीजन अच्छे से करा दूं। अगली बार से मैं लेक्चर को प्लग इन करके देखूंगा, मतलब चार्ज लगा के देखूंगा यार। मैं 90% लेके आया था, 50 मिनट में बैटरी जा रही है। अब तुम हिसाब लगा लो कैसे चल रही है इसकी बैटरी। सही नहीं चल रही है इसकी बैटरी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। चांदल नलकूप, जो कि उपनाम इसका थार का गढ़ा कहते हैं, जो कि जैसलमेर में मीठे पानी का स्रोत है, देखो। जैसलमेर के अंदर मीठे पानी का स्रोत क्या है, चांदल नलकूप, ठीक है। लाठी सीरीज क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। और 2.5 लाख लीटर जल प्रति घंटा निकाल देता है, ठीक है। 2.5 लाख लीटर प्रति घंटा जल आता है ऐसे। जैसलमेर के पोखरण जैसलमेर के पोखरण से लेकर मेहरानगढ़ के बीच में 60 से 80 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है। मतलब जो जल पट्टी बोले तो मतलब जमीन के नीचे जमीन के नीचे पानी बहता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो चांदन नलकूप बोल रहे हैं, चांदन नलकूप, ये कोई है ना, या तो कुआ है यहाँ पे चांदन नलकूप, या है ना कोई वो है कुआ कुआ, ठीक है। चांदन नलकूप क्या होगा, कुआ हो गया। और क्या है, लूणी नहीं, अच्छा ये सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, लणी, लाणी लिख दिया, लाठी, अच्छा सॉरी। लाठी सीरीज क्षेत्र का ये सारी की सारी बात है, ठीक है। अब पूरी स्लाइड का रिवीजन ले लो एक बार। चांदन नलकूप उपनाम देखे तो थार का घड़ा कहते हैं इसे, जो कि जैसलमेर में मीठे पानी का स्रोत है। वो लाठी सीरीज क्षेत्र में पाया जाता है। 2.5 लाख लीटर प्रति घंटा पानी की सप्लाई कर देता है। जैसलमेर के पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच में 60 से लेके 80 किलोमीटर भूगर्भीय जल पट्टियां स्थित है, जो कि लाणी सीरीज क्षेत्र में है, ठीक है। आगे देखो, लाठी सीरीज क्षेत्र, ठीक है। लाठी लिखा था, देखो। लाठी सीरीज क्षेत्र जो कि भूगर्भीय जल पट्टी है, क्योंकि जैसलमेर में पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच है। 60 से लेके 80 किलोमीटर लंबा भूमिगत जल स्रोत है ये। और मीठे पानी का धारा बहती है यहाँ से, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ जाता है ये। 2007 में होता क्या है, काजरी जोधपुर काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। देखो 2007 में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। ये प्राचीन वैदिक काल का सरस्वती नदी भी थी। देखो, ये प्राचीन वैदिक काल सरस्वती नदी भी यहाँ से बहती थी, उसका थोड़ा कुछ मिलता है अपन को, जो कि अपन ने पढ़ लिया था, ऋग्वेद में बताया था, 3,500 साल पुरानी थी। अब इस पेज का रिवीजन ले लो अपनी, देखो अब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा यार, देखो तुम समझा करो। 10 मिनट की केवल मेरे पास 10 मिनट है, क्योंकि 14% बैटरी बची है मेरे पास, ठीक है। लाठी श्री क्षेत्र जो कि भूभग, देखो रिवीजन तो करा दूंगा, पर लेक्चर 1 2 3 का रिवीजन साथ नहीं हो पाएगा, ये कह रहा था मैं, मतलब लेक्चर 3 तो करा दूंगा मैं, ठीक है। लाठी श्री क्षेत्र जो कि जैसलमेर पोखरण और मोहनगढ़ के बीच है, जो कि 60 से 80 किलोमीटर लंबा
भू भूमिगत जल स्रोत है जो कि मीठे पानी की धारा बहती है, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ होता ही है। और 2007 में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। ये प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी भी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पशुओं हेतु पौष्टिक या सेवण धामन या करण जैसी घास पाई जाती है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे, मतलब ये क्या बोले, पशुओं बोले तो घास के लिए गाय, गाय चिड़िया जो भी होती है ना, गाय भैंस, इनके लिए सेवण धामन करड़, ये सारे के सारे घास होती है जो पाई जाती है, ठीक है। ये भी हो गया अपना। अब बालू का स्तूप मुक्त है, ठीक है। युक्त तो हो गया, और मुक्त पढ़ते हैं अपन। बालू का स्तूप मुक्त जो कि जैसलमेर, फलूदी, बाड़मेर, जोधपुर में फिल हुआ है, जो कि सैंड ड्यून फ्री कहते हैं इसको, सैंड ड्यून्स फ्री कहते हैं, ठीक है। जैसलमेर, फलूदी, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है। आगे बात करते हैं। विशेषता देखें तो बालू टीलों पूरी तरह से अभाव। देखो, बालू के टीले होते हैं यहाँ पे, पूरी तरह से अभाव है, मतलब बालू के टीले प्रेजेंट नहीं है। देखो, टॉपिक का नाम है, देखो, मुक्त। मुक्त मतलब फ्री, सैंड ड्यून्स फ्री मतलब यहाँ पे अब्सेंट है। जो बालू के टीले हो गए जो यहाँ पे अब्सेंट है, अभाव का मतलब हुआ अब्सेंट है। परत परतधार चट्टानी क्षेत्र, मतलब यहाँ पे चट्टान यहाँ पे स्थित है। थर्शियरी से ये क्या लिख दिया, प्लीस्टो, अच्छा, प्लीस्टोसीन, सॉरी। ये शब्द है ना, इंग्लिश के शब्द थोड़े डिफिकल्ट आते हैं यार पढ़ने में। मतलब इंग्लिश के अंदर लिखा है तो इजी आते हैं, पर ये हिंदी में लिख देता है ना तो डिफिकल्टी आती है। बट देखो, परतदार चट्टानी क्षेत्र जो कि टर्चरी से लेके प्लीस्टोसीन काल तक है, मतलब उस समय से ये चट्टान यहाँ पर प्रेजेंट है। लाइमस्टोन चट्टानें यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि चूने के चट्टान होते हैं, क्या चूने के चट्टान होते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH², ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है तुम बता देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH², ठीक है। जुरासिक और मायोसिन, अच्छा, जुरासिक और मायोसिक काल की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका रिवीजन ले लो अपना। विशेषता बालू के टीले के अभाव में, मतलब अपसेंट है। परतदार चट्टानी क्षेत्र है जो कि थर्चरी से लेके प्लीटोसिन काल तक, थर्चरी से लेके प्लीटोसिन काल तक है, काल तक ही है, काल तक की, मतलब काल तक की प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। थर्चरी से लेके प्लीस्टोसिन काल तक की यहाँ पे चट्टानें प्रेजेंट है। लाइमस्टोन चट्टानें भी प्रेजेंट है, जिसे चूने का पत्थर कहते हैं, जो कि चूने की चट्टान होती है। जुरासिक से लेके मायोसिन काल तक की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। लेक्चर 3 थोड़ा यार इसकी बैटरी की वजह से मैं थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा शायद तुम्हारे को। कोशिश करता हूँ जितना पढ़ा इसको। कितना बचा लेक्चर 3? ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो सकता है ये लेक्चर 3 पॉसिबल है खत्म कराना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लेक्चर 3 तो यार दे ही दूँ यार आपको। मैं नहीं तो सारा का सारा एक साथ रिवीजन कराने में था मैं आपको। इस वनस्पति का उदाहरण देखो, तुम समझो थोड़ी सी मजबूरी मेरी, बैटरी का स्टेटस की वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इस वनस्पति का उदाहरण देखते हैं जो कि ओकल वुड मोसिल, ओकल वुड फोसिल्स, मतलब क्या, इस वनस्पति का उदाहरण देख लेते हैं। ओकल वुड फोसिल जो कि पार्क यहाँ पे जैसलमेर में देखने को मिलता है। ओकल वुड फोसिल पार्क जैसलमेर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यह पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। यहाँ पर काष्ठ जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, क्या काष्ठ जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, दोबारा सुनो, पूरा रिवीजन ले लो पहले। इस वनस्पति का उदाहरण देखें तो ओकलवुड फॉसिल पार्क जो कि जैसलमेर में देखने के लिए मिलता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सनलिकार का है। ओकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। ये पार्क राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, जो कि काष्ठ जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाप बोल्डर भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाप बोल्डर, जो कि फलोदी जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। जो कि पूरा जीव महाकाल, महाकाल्प के प्रीमियम कार्बोनिफेरस काल के हिम, देखो 100 बात की एक बात, ये जो भी कह रहे हैं ना, हिमानीकृत और गोलाश में मोरेन चट्टानें मिलती है, मतलब ये कहना चाहते हैं पुराने जमाने में होता क्या था। देखो, ये मोरेन चट्टानें होती है यहाँ पे, इसके ऊपर बर्फ जम जाती थी, ठीक है। अब बर्फ के खिसकने से यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बर्फ से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो मतलब वहाँ पे निशान बन गए बर्फ के, चट्टान है उस पे, मतलब खड्डे जैसे निशान बन गए इस बर्फ के कारण। उसे कह दिया प्रीमियम कार्बोनिफेरस काल के अंदर हिमनीकृत गोलाश्म का मोरेन चट्टानें बन जाती है, ठीक है। बाप बोल्डर इसे कहते हैं, बाप बोल्डर फलोदी में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरा जीव, पूरा जीव काल महाकाल्प, पूरा जीव महाकाल्प के समय प्रीमियम कार्बोनिफेरस काल में हीमकृत गोलाश में मिलती है अपन को, हीमकृत गोलाश में मिलती है, हीमकृत 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 मोरेन चट्टान या मोरेन चट्टान या मोरेन चट्टे, प्रीमियम कार्बोनिफेरस के काल में, ठीक है। हो गया। इन चट्टानों पर हिमार्च घर्षण के कारण निशान मिलते हैं, ये बता दिया था ना, घर्षण बोले तो फ्रिक्शन, हिमाल घर्षण के कारण निशान मिलते हैं अपन को। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश देखते हैं अपन अब।
अरे भाई बैटरी 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 का स्टेटस आ चुका है। जल्दी भाई रिवीजन शायद ही होगा, ये बैटरी का स्टेटस आ चुका है। ये लेक्चर 3 तो कवर करा ही देता हूँ यार जल्दी से, ठीक है। अब पूरी कोशिश है मेरी थी। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो कि घन 4 प्रकार में आता है, ये भी घनघर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश जो कि लूनी बेसिन आ जाता है, ठीक है। अरे ये चल रहा क्यों नहीं है? ये सर ने मैप बताया था अपन को। ये लैग क्यों खा रहा है? ये लैग होने लग गया यार। ये बता देता हूँ। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश के राजस्थान की बांगर भूमि। अब देख लेते हैं कि 14 जिले के अंदर आता है अपना अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो अगले लेक्चर में इसको मैं दोबारा ढंग से लेक्चर 3 को देखो, लेक्चर 3 पे ज्यादा जोर दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं पूरा करा देता हूँ अभी तो। विस्तार देखे तो 14 जिलों के अंदर होता है, ये आप नाम देख लेना। नाम आप देख लेना। देखे तो औसत वर्षा पे 25 से 50 सेंटीमीटर की होती है। जलवायु अर्धशुष्क होता है। यह प्रदेश शुष्क और उपाद्र क्षेत्र के बीच में स्थित है, जो कि होने के कारण इसमें संक्रमणीय और पर्वतीय जलवायु क्षेत्र है। सौ बात की बात समझ नहीं आया तो मेरी बात सुनो दोबारा। 4% भाई साहब देखो। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ओके बाय बाय, जय श्री राम। भाई साहब बैटरी के कारण मैं अभी लेक्चर बंद करने वाला हूँ, 1 मिनट के अंदर लैपटॉप खुद ही बंद हो जाएगा। ओके बाय बाय, जय श्री राम।